हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 11th का बहुत शानदार चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और अब हम आ गए हैं इसके एक तरफा टॉपिक के ऊपर, विच इज सरफेस टेंशन। जी हाँ, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। सरफेस मतलब सरफेस, और टेंशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली फोर्स। ठीक है, तो सरफेस काम करने वाले फोर्स को हम कहेंगे सरफेस टेंशन। अब इसको डिटेल में चेक करने के लिए तो चले बिना समय लगाए जल्दी स्टार्ट करते हैं और डिटेल में चेक करते हैं कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय सरफेस टेंशन। ठीक है, अब इसके पूरे लॉजिक को समझाने से पहले ना, यहाँ जो ये पानी की बूंदें बनी हुई हैं, तो इसका क्या लॉजिक अटैच होने वाला है इसके लिखे हुए कंटेंट के साथ, तो जरा उसको पूरा डिटेल में एक बार देख लेते हैं। उसके पहले एक बात समझो। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी रेन ड्रॉप की बात करूं, ठीक है, या मैं किसी भी अगर लिक्विड ड्रॉप की बात करूं, तो लिक्विड ड्रॉप का जो शेप होता है ना, अगर मैं किसी भी लिक्विड ड्रॉप की बात करूंगा, तो लिक्विड ड्रॉप का जो आपको शेप नजर आता है ना बेटा, वो शेप हमेशा स्फेरिकल ही नजर आया होगा। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप का जो शेप आपको नजर आया होगा बेटा, वो हमेशा आपको स्फेरिकल ही नजर आया होगा। कभी आपने ट्रायंगुलर देखा है क्या? कभी पानी की बूंद को आपने ट्रायंगुलर देखा है क्या? भाई फ्री सरफेस की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि तुमने अगर एक ऐसा ट्रायंगुलर सा खांचा बना दिया है और तुमने पानी भर दिया और तुम मुझे दिखाने के लिए आ जाओगे, सर देखिए ये अपने पास क्या है, ट्रायंगुलर है। भाई ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं किसी लिक्विड ड्रॉप को फ्रीली फॉल करवा दूं ऑन अ फ्लैट टॉप सरफेस, ठीक है, तो उस वाले केस में जो लिक्विड होता है ना, वो हमेशा स्फेरिकल सरफेस ही फॉर्म करता है। माफ कीजिएगा, आ गई वाली पूरी बात समझ में? चलिए ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप जो होता है ना, वो हमेशा कैसा शेप ऑक्यूपाई करेगा? एक स्फीयर का शेप ऑक्यूपाई करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक तो ये अपने पास फैक्ट हो गया, दिस इज बेसिकली अ फैक्ट। ठीक है, तो लिक्विड ड्रॉप ऑलवेज ऑक्यूपाइज, लिक्विड ड्रॉप ऑलवेज टेंड्स टू ऑक्यूपाई, ऑलवेज टेंड्स टू ऑक्यूपाई, always tends to occupy spherical, always tends to occupy spherical shape। ये एक बेसिक सा फंडा होता है। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं हो रही आप लोग को? तो ये अपने पास होता है कि लिक्विड ड्रॉप हमेशा ना ऐसा शेप ऑक्यूपाई करेगा जो कि स्फेरिकल हो। सो दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन अब आपको ना थोड़ा सा फंडा ना, हल्का सा मैं आपको छोटी क्लासेस की मैथ्स पे लेके जाता हूं। ठीक है, अब वहां पे हमने एक चीज पढ़ के रखी है बेटा, वहां पे हमने एक चीज पढ़ के रखी है कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए, सुनना एक एक बात को अच्छे से, ठीक है, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया जो पॉसिबल होता है वो होता है स्फीयर का। क्या बोल दिया मैंने? किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया जो पॉसिबल है वो स्फीयर का पॉसिबल है। तो ये भी हमारे पास एक 10th क्लास मतलब छोटी क्लासेस का मतलब छोटी 9th 8th क्लासेस का मैथ्स का एक कंटेंट आ गया अपने पास। वो क्या आ गया कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम जो मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल है वो पॉसिबल है स्फीयर के लिए। फॉर अ गिवन वॉल्यूम द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल इज फॉर अ स्फीयर ओनली। द minimum surface area possible, the minimum surface area possible, the minimum surface area possible is for a sphere only, या is of a sphere only। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल लॉजिक आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल लॉजिक आ गया। ठीक है, इस बात को भी दिल में बसा के रखने वाली बात है भाई साहब ये। ठीक है, अब जरा आपको समझना पड़ेगा कि सर ये दोनों चीजें जो है ना वो एग्जैक्टली अटैच कैसे होंगे। ठीक है, ये दो दिल जो हैं वो मिलेंगे तो मिलेंगे कैसे? कौन से दो दिल हैं? एक मैथमेटिकल लॉजिक का और एक फैक्ट का। ठीक है, ये दो दिल मिलेंगे कैसे? तो जरा गौर करिए, लिक्विड ड्रॉप की टेंडेंसी होती है हमेशा स्फेरिकल सरफेस बनाने की, और स्फेरिकल सरफेस से ही हम कूद गए मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर। क्या किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए जो सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए जो सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है, वो भी जो पॉसिबल है वो भी स्फीयर ही पॉसिबल है। वो भी जो पॉसिबल है
वो स्फीयर ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हैं कि लिक्विड सरफेस की बाय नेचर एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। ये टेंडेंसी डेवलप हुई होती है कि वो हमेशा अपना जो सरफेस एरिया है ना वो मिनिमाइज रखेगा। आया समझ के नहीं आया? अगर आप इस बात को नहीं जानते तो कभी आप इस तरफ नहीं पहुंच पाते कि लिक्विड सरफेस स्फेरिकल ही क्यों बना रहा है। तो अगर लिक्विड सरफेस हमेशा स्फेरिकल शेप ही ऑक्यूपाई कर रहा है तो वहां से आपके दिमाग को चमकना चाहिए कि भाई साहब किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया भी स्फीयर ही होता है, लिक्विड भी हमेशा स्फेरिकल शेप ही ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब यह है कि लिक्विड सरफेस की बाय नेचर ये टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। आ गई ये वाली बात समझ में? तो इसको अपन कहीं ऐसे हैशटैग नोट में लिख देंगे कि द लिक्विड सरफेस एरिया हैज अ टेंडेंसी, या लिक्विड ड्रॉप हैज a tendency by nature has a tendency by nature to occupy minimum surface area, has a tendency by nature to occupy minimum surface area, has a tendency by nature टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। अब एक छोटी सी बात पे आप गौर करिएगा, अगर लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी होती है मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करके रखने की, तो जरा सोचो उसका जो लिक्विड सरफेस है ना, जो सरफेस है ना, उस पे क्या शानदार अमाउंट ऑफ फोर्सेस काम कर रहे होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि लिक्विड सरफेस के पास टेंडेंसी भी है कि अपना एरिया वो मिनिमाइज रखेगा, लेकिन सरफेस पे कोई फोर्स भी काम नहीं कर रहा है मिनिमम करवाने के लिए? अरे भैया हर तरफ से फोर्सेस काम कर रहे होंगे लिक्विड सरफेस पे लगे पड़े होंगे बहुत सारे फोर्सेस, जो कि सरफेस एरिया जो है ना वो कंप्राइज करके रखेंगे, मिनिमाइज करके रखेंगे। तो सरफेस पे वो फोर्सेस जो काम कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है सरफेस टेंशन। आया समझ के नहीं आया? सरफेस पर ये जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, जो लिक्विड सरफेस का एरिया मिनिमाइज करके रखने का बकायदा पूरा ट्राई कर रहे हैं, तो उन्हीं फोर्सेस को कहा जाएगा सरफेस टेंशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप हैज अ टेंडेंसी बाय नेचर to occupy minimum surface area, therefore extreme amount of forces will be acting on the surface. Therefore extreme amount of forces will be acting on the surface. Therefore extreme amount of forces will be acting on the surface. क्या आपको ये वाली पूरी कहानी समझ में आ गई है? पक्का श्योर हो? तो एक काम करो बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर कहानी को अपन यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 3, 2, 1 रेडी, गो एंड डन। हो गया। चलो ठीक है, बहुत शानदार, निपटा दें इसको। चलो अब जो मैंने आपको कहानी समझा दी है, अब उसी के बेसिस पे यहाँ पे स्लाइड्स पे जो भी कंटेंट लिखा हुआ है ना उसको एक एक करके सुपर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ बेटा कि स्लाइड्स पे जो जो कंटेंट लिखा हुआ है वो अति महत्वपूर्ण है। बिकॉज होता क्या है बेटा, कई बार लोगों को आता रहता है बहुत कुछ, लेकिन वो स्कूल में सही टर्म्स में एक्सप्रेस करके नहीं आ पाते, नंबर नहीं मिल पाते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ गलत पढ़ लिया, कुछ गलत सुन लिया, कुछ गलत इमेज बना ली दिमाग में किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, उसके बाद वही गलत इमेज चलते जाती है। कुछ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाते हैं जिसमें इतना डेप्थ का नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन जहां पे क्वेश्चन में डेप्थ आना स्टार्ट हो जाती है तो वहां से आपका काम खराब होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने नॉलेज डीप में नहीं ली। आया समझ आप लोग को? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्लाइड पे जो भी चीजें लिखी हुई हैं अति महत्वपूर्ण है। क्या लिखा हुआ है? इट हैज बीन फाउंड दैट अ लिक्विड इन स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज अ लिक्विड ड्रॉप एट रेस्ट। ठीक है, आप वैसे भी हाइड्रोस्टैटिक्स में डील कर रहे हैं तो फिर लिक्विड रेस्ट पे रहेगा, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं। सो द लिक्विड ड्रॉप इज बेसिकली फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी। अभी तो ग्रेविटी भी काम नहीं कर रही है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो इट ऑलवेज टेंड्स टू हैव अ स्फेरिकल शेप। मैंने वही कहा था, हम अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे कि लिक्विड ड्रॉप जो है ना वो हमेशा स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाई करके रखता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई दुख दर्द तकलीफ तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमेशा वो स्फेरिकल शेप जो है ऑक्यूपाई करके रखता है। सिंस फॉर अ गिवन वॉल्यूम अ स्फीयर हैज द लीस्ट सरफेस एरिया। तो ये तो भाई साहब क्या हो गया, ये तो ऑब्जर्वेशन था हमारा। गौर करिएगा, ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन था
कि लिक्विड ड्रॉप जो है वो हमेशा स्फेरिकल शेप जो ऑक्यूपाई करके रखता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। अब उसके साथ हम लोगों ने लॉजिक क्या जोड़ दिया है, तो यहां पे लिखा हुआ है सिंस फॉर अ गिवन वॉल्यूम। ये बात हम जानते हैं, छोटी क्लासेस की मैथ से हमको पता है कि सिंस फॉर अ गिवन वॉल्यूम एक स्फीयर ही वो सरफेस होता है जिसका लीस्ट मिनिमम सरफेस एरिया हो सकता है विच हैज अ लीस्ट मिनिमम सरफेस एरिया। एक स्फीयर ही वो सरफेस होता है फॉर अ गिवन वॉल्यूम जिसका सरफेस एरिया जो है वो लीस्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई। हेंस इट शोज दैट द फ्री सरफेस ऑफ एवरी लिक्विड एट रेस्ट, इसका मतलब ये हो गया हेंस इट शोज दैट द फ्री सरफेस ऑफ एवरी लिक्विड एट रेस्ट हैज अ टेंडेंसी टू हैव द लीस्ट सरफेस एरिया। मैंने वही कहा था ना कि लिक्विड ड्रॉप की भाई साहब एक तरह से टेंडेंसी होती है बाय नेचर कि वो अपना एरिया जो है, वो अपना सरफेस एरिया जो है वो मिनिमम ऑक्यूपाई करके रखेगी। आगे पूरी बात समझ, चलो ठीक है। While doing so, the free surface behaves as if it is covered by a stretched membrane. It behaves as if it is covered by a stretched membrane. ठीक है, अगर आप इस पानी के सरफेस पे हल्का सा अगर आप ऐसे हाथ लगाएंगे ना और उसको बहुत माइक्रोस्कोपिकली चेक करेंगे तो वो ऐसा लगता है एज इफ जैसे आपने हाथ लगाया ना तो वहां पे एक छोटा सा डिप्रेशन प्रोड्यूस हुआ, वहां पे एक छोटा सा डिप्रेशन प्रोड्यूस हुआ। तो एक तरह से वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन था जिसको आपने हल्का सा छेड़ा तो उसमें वो हल्का सा डिप्रेस हो गया। डिप्रेस हो गया मतलब वो साइकोलॉजिकली नहीं, डिप्रेस हो गया मतलब ऐसे हल्का सा डिप आ गया सरफेस पे। ठीक है, आया समझ के नहीं आया? तो व्हाइल डूइंग सो द फ्री सरफेस बिहेव्स एज इफ इट इज कवर्ड बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, not essentially very strong, depends from liquid to liquid. ठीक है, having tension in all the directions पैरेलल टू दी सरफेस या फिर ऑन द सरफेस। ये पूरा कार्यक्रम कहां पे हो रहा है? ऑन द सरफेस ही तो हो रहा है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। दिस टेंशन इन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट इज कॉल्ड एज द सरफेस टेंशन। और इसी टेंशन, इसी फोर्स की वजह से, इसी टेंशन या इसी फोर्स की बदौलत ऐसा होता है कि लिक्विड ड्रॉप जो होता है वो हमेशा स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, स्फेरिकल शेप मेंटेन करके रख पाता है। आ गया समझ? तो जल्दी बेटा इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ठीक है, मैं तो मानता हूं कि यार साथ साथ कॉपी में लिखते हुए चलो तो अलग ही मजा आता है। ठीक है, हो गया, चलो ओके डन। तो ये अपने पास ऑब्जर्वेशन था और नीचे अपन ने क्या लगा दिया? मैथ्स का लॉजिक लगा दिया कि फॉर अ गिवन स्फीयर सबसे छोटा सरफेस एरिया जो होता है वो तो, फॉर अ गिवन वॉल्यूम सबसे छोटा सरफेस एरिया जो होता है वो तो स्फीयर का ही होता है। ठीक है, ओके डन डन डन। अब जरा कहानी को आगे बढ़ाएं। तो सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट हैज सम एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। भाई साहब जो ये लिक्विड का जो फ्री सरफेस है ना उसके पास एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी आई, तो आई कहां से? तो आप लोगों को पता होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज पढ़ चुके हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पढ़ चुके हैं और सरफेस फिल्म पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर रेंज बेसिकली क्या होता है उसी का लॉजिक यहाँ पे यूज होने वाला है। मान ले कि एक मॉलिक्यूल मेरा यहां पर है, लेट मी कॉल दिस एज द सेंट्रल मॉलिक्यूल P। ठीक है, अब मान लेता हूं किसी भी गिवन लिक्विड के लिए ना, फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू कोट कर रहा हूं कि किसी भी गिवन लिक्विड के लिए मैंने ऐसा मान लिया है कि जो मॉलिक्यूलर रेंज है वो मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। हालांकि 2 सेंटीमीटर नहीं होगी, वो नैनोमीटर्स में होने वाली है, बट मैंने फॉर इंस्टेंस ऐसा मान लिया है कि मॉलिक्यूलर रेंज कितनी है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। बिकॉज अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा ना आपको नैनोमीटर्स का या माइक्रोमीटर्स का तो वो इमेजिन करने में जरा सी तकलीफ आ जाती है। तो अपन ने क्या मान लिया बेटा, इसका जो मॉलिक्यूलर रेंज है वो मान लो 2 सेंटीमीटर है। अब सर ये मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है? देखो, जैसे मेरे पास एक पार्टिकल है, उसको मैंने यहां रखा, मैंने बोला कंसिडरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन मैंने बोला कि यार अगर मैं इस पार्टिकल को ना दूर लेके चले जाऊं, यहां लेके चले जाऊं, तो तुम बोलोगे सर अब ये डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है ना, तो अब यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, ऑब्वियसली मैं मान लूंगा इस बात को, बिकॉज क्या होता है जैसे आप पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमने एक फंडा मान लिया कि अगर मॉलिक्यूल यहां पे रखा हुआ है, अगर मॉलिक्यूल यहां पे रखा हुआ है तो एक कंसिडरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को इस डिस्टेंस से दूर कर दिया, अगर मैं इसको स्टैटिक रखा हूं भैया, मैं इसको मूव नहीं करवा रहा हूं, मैं मूव करवा रहा हूं ए वाले को, ठीक है, इस वाले पार्टिकल को, इस वाले मॉलिक्यूल को, अगर मैं इसको इससे हल्का सा दूर ले गया ना तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा, इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो अब मसला क्या होता है कि फिर तो सर ये बता दीजिए कि मैक्सिमम कहां तक रख सकता हूं? तो मैंने बोला कि भाई अगर तो मैक्सिमम यहां तक रखोगे ना,
मैंने क्या बोला कि अगर तुम मैक्सिमम मॉलिक्यूल को इतनी दूरी पे रखोगे ना, तब तो यहां तक जो फोर्स ऑफ इतनी दूरी तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कंसिडरेबल है, लेकिन अगर मैं इसको इससे दूर लेके चले जाऊंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिमिनिशेस एक्सट्रीमली, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट बन जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब ये जो दूरियां यहां पे आ रही है ना बेटा, इस डिस्टेंस को, इस दूरी को या इस डिस्टेंस को कहा जाता है मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बेटा? मॉलिक्यूलर रेंज। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि इस लेक्चर के बाद या इस लेक्चर से पहले ही देख लेना, अगर समय होगा तो। क्या देखना है बेटा? इसके पहले वाला लेक्चर। आया समझ के? नहीं आया? ठीक है, चलो। अब ऐसा नहीं है कि बिना वो देखे यहाँ पे काम नहीं बनने वाला है, लेकिन क्या होता है ना कि वो जो पूरी प्रॉपर पकड़ जो आती है ना, वो जो पूरा फील के साथ, वो अगर लेक्चर वाइज चलोगे तो मजा आ जाता है, ठीक है। बाकी मैं हर लेक्चर के अंदर रिविजन तो देते हुए चलता ही हूँ ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है इसको अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। अब अगर मॉलिक्यूलर रेंज को मैं रेडियस मानते हुए एक स्फीयर खींच दूं, ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर रेंज को मैं रेडियस मानते हुए एक स्फीयर खींच दूं तो क्या कहानी होने वाली है? ये मेरे पास सेंट्रल मॉलिक्यूल था, इसका नाम क्या रखा था अपन ने? पी रखा था, ठीक है। मॉलिक्यूलर रेंज मान लो भाई 2 सेंटीमीटर, वैसे प्रैक्टिकली क्या होगा वो नैनोमीटर्स में होगा, ठीक है। तो बट इमेजिन करने के लिए मैंने ऐसा बोला है। तो मान ले एक मैं स्फीयर खींचूंगा अब तो, और खास बात क्या है पता है? इस स्फीयर का जो रेडियस है ना वो किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। एक पार्टिकल यहां ले लिया, एक पार्टिकल यहां ले लिया, एक पार्टिकल यहां ले लिया, एक मॉलिक्यूल 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 इत्थे और एक मॉलिक्यूल इत्थे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, चलो चलो चलो। अब जरा गौर करना बेटा, ये सेंट्रल वाले को ये वाला पार्टिकल यहां खींचेगा और सेंट्रल वाले को ये वाला पार्टिकल यहां खींचेगा। सही जा रहा हूं? सेंट्रल वाले को ये वाला पार्टिकल जो है वो यहां खींचेगा और सेंट्रल वाले को ये वाला पार्टिकल जो है वो यहां खींचेगा। सही जा रहा हूं? उसके बाद सेंट्रल वाले को ये वाला पार्टिकल यहां खींचेगा और इसी को ये वाला पार्टिकल यहां खींचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद सेंट्रल वाले को ऊपर वाला खींचेगा ऊपर, नीचे वाला खींचेगा नीचे। सही गया, सही गया, सही गया, ठीक है। तो हुआ क्या बेटा, ये जो अपने पास बना है ना अभी, इसको अपन कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोला जाता है बेटा इसको? इसे कहा जाता है बेटा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये ऑब्वियसली इमेजिनरी है, ये कोई सच में कोई ऐसे स्फेरिकल सी सरफेस सच में फिजिकली एग्जिस्ट थोड़ी कर रहा है भाई, ये तो इमेजिनरी है, तो इसलिए इसको काट दिया अपन ने। सो दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब मैटर ये आया था कि वहां पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि यार सरफेस पे या सरफेस फिल्म पे जो मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, उनके पास एक एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वो एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहां से, उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी था। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है। चलो अब जरा गौर करें बेटा, ऐसा क्यों होता है कि सरफेस पे आने वाले मॉलिक्यूल्स के पास बहुत तगड़ी पोटेंशियल एनर्जी होती है? ये लिया हम लोगों ने कंटेनर, ये लिया अपन ने पूरा बकायदा से कंटेनर, ठीक है। अब इसके अंदर भर दो जो लिक्विड तुम्हें भरना हो, भर दो जो लिक्विड तुम्हारा भरने का मन हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आप चाहे भर सकते हो। तो ये लिक्विड हमने भर दिया इसके अंदर। अब क्या होने वाला है, अगर मैं सरफेस पे आने वाले मॉलिक्यूल्स की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? अगर सरफेस पे आने वाले मॉलिक्यूल्स की बात करूं, किसी एक ही मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं फॉर इंस्टेंस। तो मान ले मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम क्या रख दे? मेरे नाम पे रख देते हैं पी, चलेगा। अब देखो भैया, इसका बनेगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में सबसे प्यारी बात क्या होती है कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो रेडियस होता है वो दरअसल मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होता है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। और ऑब्वियसली हम इस बात को जानते हैं कि ये सब जो पूरा मसला है ना वो इमेजिनरी है बेटा। ये सब जो पूरा मसला है वो पूरा मसला कैसा है? इमेजिनरी। ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो सच में एग्जिस्ट कर रहा है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, कैसी बात कर रहे हो, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सच में एग्जिस्ट थोड़ी कर रहा है, ठीक है। ये तो अपन ने बना के रखा है अपने लिए, अपनी समझने के लिए, लेकिन इसके अंदर पार्टिकल सच में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल अपन ले लेते हैं यहाँ पे, या वाइट से ही लेता हूँ यार। एक मॉलिक्यूल यहाँ ले लिया, एक मॉलिक्यूल यहाँ ले लिया, एक मॉलिक्यूल यहाँ ले लिया, एक मॉलिक्यूल यहाँ ले लिया,
और एक मॉलिक्यूल यहां ले लिया, ठीक है। अब जरा गौर करो यार, ऊपर वाले में तो मॉलिक्यूल्स ही नहीं है ना, अरे ये जो पॉइंट आ रहा है वो लिक्विड के सरफेस पे आ रहा है, तो इसके ऊपर जो अपर हाफ ऑफ द स्फीयर है उसमें क्या एक भी पानी के मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी है? अरे गैशियस मॉलिक्यूल्स है वहां पे, वो कहां खींच पाएंगे इस पानी के मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो अब जरा गौर करना, यहां पे जो फोर्सेस काम करेंगे वो कैसे बनेंगे, देखो इस वाले ने इसको खींचा इस तरफ, इस वाले ने 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 खींचा इस तरफ, लेकिन इसके नेट डाउनवर्ड फोर्स को कैंसिल करने के लिए ऊपर पार्टिकल्स ही नहीं है। अब मेरी बात सुनना, अगर ऊपर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते तो जितना इस पी वाले को नीचे वाले खींच रहे हैं उतना ही इस पी वाले को ऊपर वाले भी खींचते, और अगर उतना ही ऊपर वाले खींचते तो ये जो पी वाला है क्या ये मूव कर पाता? क्या ये मूव कर पाता? बिल्कुल मूव नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन अभी वाले केस में क्या हो रहा है, इसके ऊपर सिर्फ जो खींच रहे हैं वो नीचे वाले खींच रहे हैं। भाई जो लेफ्ट वाला और जो राइट वाला है वो तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। जो लेफ्ट वाला फोर्स है और जो राइट वाला फोर्स है इस सेंट्रल पार्टिकल पी के ऊपर, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? नेट डाउनवर्ड फोर्स बचेगा, और उसे कैंसिल करने के लिए ऊपर कोई फोर्स है ही नहीं, तो इस वाले पार्टिकल पे लग रहा है नेट डाउनवर्ड फोर्स। और मेरी बात अब सुनो, इस पार्टिकल की, इस मॉलिक्यूल की अगर आप एनर्जी की बात करें तो इसकी एनर्जी बहुत शानदार होने वाली है। क्यों? इतने शानदार फोर्सेस काम कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इसके पास एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी तो है ना। तो अपन इसमें क्या लिख देंगे कि नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट का मतलब होता है टोटल, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स विल एक्ट ऑन द मॉलिक्यूल P, नेट डाउनवर्ड फोर्स विल एक्ट ऑन द मॉलिक्यूल P, और जिसकी वजह से आप क्या बोलेंगे? देयरफॉर। अच्छा, ये वाला कार्यक्रम मैंने बस P के लिए दिखाया है, लेकिन ये वाला कार्यक्रम जो है ना वो सरफेस पे आने वाले हर मॉलिक्यूल के लिए हो रहा है। ये जो कार्यक्रम है वो सरफेस पे आने वाले हर मॉलिक्यूल के लिए हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स विल एक्ट ऑन द मॉलिक्यूल P, देयरफॉर ऑल द पार्टिकल्स, या फिर देयरफॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स, Therefore all the molecules, वो भी कहां के मॉलिक्यूल्स? जो कि सरफेस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। Therefore all the molecules on the liquid surface, therefore all the molecules on the liquid surface will experience net downward force, will experience net downward force, will experience net downward force, will experience net downward फोर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सरफेस पे आने वाले हर पार्टिकल पर, हर मॉलिक्यूल पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से इस पूरे सरफेस के पास एक एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इतना आ गया समझ में? पक्का आ गया समझ में? एक काम करो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं आप लोग को स्लाइड्स के ऊपर लेकर के आता हूं, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर क्लियर क्लियर। निपटा दे इसको अपन, निपटा दे इसको अपन, ये पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब क्या लिखा है? सरफेस टेंशन अराइजेस, अच्छा, सम एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो पूरा लॉजिक है वो तो मैंने क्लियर कर दिया आप लोग को, ठीक है। भाई सारे मॉलिक्यूल जो लिक्विड सरफेस पे आ रहे हैं, क्या जबरदस्त अमाउंट ऑफ फोर्स काम कर रहा है उसके ऊपर यार, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होने वाला है, उसके पास एक एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। ड्यू टू इट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया एंड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अब ये जो मसला होता है ना कि यार ये बात तो हम समझ गए कि पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, लेकिन अब ये रेस्ट पे रहने का क्यों ट्राई करता है और फिर मिनिमम सरफेस एरिया क्यों हो जाता है, ये वाली बात जरा पल्ले नहीं पड़ी। कोई दिक्कत नहीं है, अब पल्ले पड़ जाएगी, ठीक है। ये सब तो आप लोग नोट कर ही चुके हैं। अब जरा गौर करिएगा बेटा, सरफेस पे अगर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है, जरा गौर करना क्या बोलने वाला हूं मैं। अगर सरफेस पे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, मतलब सरफेस बड़ा है, तो मैंने इसको लिख दिया इफ सरफेस इज लार्ज, जबकि होता नहीं है, जबकि लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी क्या होती है? मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करके रखने की, ठीक है। बट फिर भी मान लो कॉन्ट्रास्ट में कि अगर ऐसा होता कि लिक्विड सरफेस बड़ा होता, ठीक है, तो अगर लिक्विड सरफेस बड़ा होता तो इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल सी बात है, जरा गौर करिएगा बेटा, इस पर गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। असलियत में क्या होता है, असलियत में कहानी क्या होती है कि लिक्विड सरफेस जो होता है ना, लिक्विड सरफेस जो होता है ना, वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करके रखने का ट्राई करता है। बट मैं एक कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा हूं कि मान लो अगर ऐसा होता,
मान लो अगर ऐसा होता कि लिक्विड सरफेस ना अपना एरिया फैला के रखना चाहता है, ठीक है, तो अगर लिक्विड सरफेस का एरिया लार्ज होता तो वहां पे दिक्कतें क्या आती, तो अगर लिक्विड सरफेस का एरिया लार्ज होता देन हाई नंबर ऑफ या फिर देन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स will be residing on the surface। अगर ऐसा होता कि लिक्विड सरफेस एरिया अपना बड़ा से बड़ा रखने का ट्राई करता तो भाई ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आते सरफेस के ऊपर, ठीक है, विल बी रिसाइडिंग ऑन द सरफेस। अब जरा मेरी बात सुनना बेटा, अगर सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आते तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के साथ यही वाला कारनामा हो रहा होता। अगर एक पी की मैंने बात कर ली, वहां पे कितना क्लियरली समझ में आ रहा है कि पी के ऊपर एक नेट डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बहुत शानदार हो गई है। अब अगर तू एक काम करना, कोई नीचे वाला पार्टिकल ले ले, ठीक है भाई, कोई नीचे वाला पार्टिकल अगर लेगा तो जितना नेट डाउनवर्ड फोर्स उतना नेट अपवर्ड फोर्स, वो वाला पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, वो वाला पार्टिकल रेस्ट पे है, उस पर कोई एनर्जी नहीं है, एडिशनल पोटेंशियल तो बिल्कुल नहीं है। आया समझ कि नहीं आया? बट भाई पी वाले के साथ क्या हो रहा है, इसका नेट फोर्स कितना है, जीरो। इसका नेट फोर्स जीरो नहीं है, इस पर नेट फोर्स काम तो कर रहा है ना, ठीक है, सही बात, इस पर नेट फोर्स तो काम कर रहा है ना, जिसके वजह से इस पर आती है एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर सरफेस एरिया बड़ा होता तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स आते जिनके ऊपर नेट फोर्स काम कर रहा होता। तो भाई जब इतना नेट फोर्स काम कर रहा होता तो उस पूरे सरफेस के पास क्या जबरदस्त अमाउंट ऑफ एनर्जी होती। आया समझ? अगर छोटा सरफेस होगा तो भी उसके पास एनर्जी तो होगी। अगर 10 पार्टिकल भी आएंगे, अगर 10 पार्टिकल भी आ गए तो 10 पार्टिकल्स के साथ भी यही काम होने वाला है, तो 10 पार्टिकल्स पर भी नेट रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ ही लगने वाला है, तो 10 पार्टिकल्स के पास भी एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है। लेकिन अगर सरफेस एरिया बड़ा होता तो भैया 1000 पार्टिकल आते, तो हजारों पार्टिकल के पास इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती। तो जब किसी सरफेस के पास इतनी शानदार अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगी तो इतनी हैवी एनर्जी लेकर के क्या वो सरफेस स्टेबल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। लेकिन हर सिस्टम ये चाहता है कि वो स्टेबल रहे। तो भैया सरफेस एरिया मिनिमम कर लो, मिनिमम सरफेस एरिया कर लोगे, कम पार्टिकल्स आएंगे तो कम एनर्जी का लेन देन होगा, तो सरफेस जो है ना वो एक तरह से स्टेबल रह पाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? तो यहां पे क्या हो रहा है, इफ सरफेस इज लार्ज देन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी रिसाइडिंग ऑन दी सरफेस। ठीक है, ड्यू टू विच the potential due to which the energy of the surfaces increases। ठीक है, due to which the energy of the surface increases, ड्यू टू विच द एनर्जी ऑफ द सरफेस इंक्रीजेस। लेकिन कोई भी सिस्टम ये नहीं चाहता कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए। क्यों? अगर एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। ठीक है, ड्यू टू विच द एनर्जी ऑफ द सरफेस इंक्रीजेस रिजल्टिंग इनटू अनस्टेबल सिस्टम। और कोई भी सिस्टम अनस्टेबल होना नहीं चाहता है, तो इसलिए लिक्विड सरफेस का जो एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए, एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, आगे पूरी बात समझ, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो। चलिए, बहुत शानदार, इसको फिर आप लोगों ने बेहतरीन तरह से नोट कर लिया होगा। तो क्या बात समझ में आ गई कि अगर सरफेस पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, अगर सरफेस पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे तो सरफेस की एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी ना, और ज्यादा हैवी एनर्जी लेकर के सरफेस कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। और हर सिस्टम ये चाहता है कि वो स्टेबल रहे। तो अब इसके उल्टे में सोचना पड़ेगा, कि अगर सरफेस को स्टेबल रहना है, सिस्टम को अगर स्टेबल रहना है, तो सरफेस के पास एनर्जी कम होनी चाहिए। अब सरफेस के पास एनर्जी कम कब होगी? जब सरफेस पर कम मॉलिक्यूल्स आएंगे। और सरफेस पर कम मॉलिक्यूल्स कब आएंगे? जब सरफेस जो है वो छोटा रहेगा। ठीक है, आया समझ में? दैट्स व्हाई लिक्विड ड्रॉप ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन मिनिमम सरफेस एरिया एज पॉसिबल। आ गया समझ? ठीक है, तो ये वाली कहानी आप लोगों ने बेहतरीन तरह से नोट कर ली होगी। अब इसको भी गायब करें, कहानी पे यहां लेके चलें। तो आ गया समझ में कि इसलिए मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने का ट्राई करता है कोई भी लिक्विड सरफेस। ठीक है, द सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। अब एक और डेफिनेशन बहुत शानदार सी सरफेस टेंशन की ही। द सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी
ऑफ द लिक्विड, ठीक है। लिक्विड की प्रॉपर्टी है भाई साहब, ये सॉलिड में काम थोड़ी करेगा। तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस समझ गए ना, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स वगैरह काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ड्यू टू विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट की बात चल रही है, टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया। अब तो मैंने इतने बार बोल दिया है कि दिमाग में ये चीजें अटैच ही हो गई होंगी कि अगर सरफेस टेंशन की बात चल रही है तो मतलब लॉजिक जो बैठेगा सही से वो बैठेगा मिनिमम सरफेस एरिया के साथ। इट्स एज सिंपल एज दैट, पूरा आ गया समझ में। एंड एज सच इट बिहेव्स एज इफ इट इज कवर्ड विथ अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। कैसे काम करता है एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन मैंने बता दिया था, बाकी थोड़ा सा इसका ना एक पूरा डायग्राम जो है वो भी आपको बना करके यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, बहुत शानदार। इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या यार, एक काम करो ना, बेसिक डेफिनेशंस आ रही हैं यहाँ पर भी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो गजब, एक तरफा बहुत शानदार। क्लियर करें, अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज इवेंचुअली हम इसके बाद जहां बढ़ने वाले हैं वो डेरिवेशंस होने वाले हैं। तो डेरिवेशंस में घुसने के लिए पहले आपको पूरा फील आना चाहिए कि सरफेस टेंशन क्या होता है। अब पूरा समझ लिया है तो उसके बाद अब एक बार एक चीज चेक कर लो कि मेजर कैसे करोगे सरफेस टेंशन को, उसके बाद तो डेरिवेशन में अपन दौड़ लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग, ये बात तो सही है, बट थोड़ा सा ना इसको क्लासी बना दिया गया। फोर्स तो है बट दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ, यूनिटरी मेथड ऑफ अ लाइन इमेजिन टू बी ड्रॉन टेंजेंशियली एनीवेयर ऑन द फ्री सरफेस, ठीक है। मेरे पास मान ली एक लिक्विड है, अब ये लिक्विड का मैंने टॉप व्यू लेके रखा हुआ है। ये जो लिक्विड का है ना बेटा, ये लिक्विड का टॉप व्यू लेके रखा है अपन ने। आया समझ कि नहीं आया समझ, ठीक है। टेबल पे एक लिक्विड का ड्रॉप गिरा होगा, उसका अपन ने टॉप व्यू ले लिया, तो उस लिक्विड सरफेस पे ना एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया अपन ने। क्या ड्रॉ कर दिया बेटा, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो क्या है यहाँ पे, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ लाइन इमेजिन टू बी ड्रॉन टेंजेंशियली एनीवेयर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट, इट एक्ट्स एट राइट एंगल टू दिस लाइन ऑन बोथ द साइड्स एंड अलोंग टेंजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ना एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है जिसपे जो फोर्स काम करेगा पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को यहीं से डिफाइन कर दो बिल्कुल कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। और जो ये अपन ने फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बोला है ना, इससे अब सरफेस टेंशन एग्जैक्टली प्रॉपर फोर्स नहीं रहा, ये फोर्स का बन चुका है ग्रेडियंट। मैंने कहा था बेटा फिजिक्स में क्वांटिटीज ब्रॉडली एक तरह से दो तरह की होती हैं, ये एक होता है रेट, एक होता है ग्रेडियंट। अगर आप किसी भी चीज को डिवाइड कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इट बिकम्स रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, और अगर आपने किसी भी चीज को डिवाइड कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ तो इट बिकम्स ग्रेडियंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पे फोर्स को डिवाइड कर दिया गया है लेंथ के साथ, तो इट बिकम्स ग्रेडियंट of force। तो surface tension can also be termed as the gradient of the force, ठीक है। ओके, अब इसी के हिसाब से इसकी जो यूनिट आएगी, इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा सिंपल न्यूटन पर मीटर। काम खत्म हो गया। आया समझ कि नहीं आया। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, देखो अगर सीजीएस में जाओगे तो न्यूटन की जगह डाइन ले लेना, मीटर की जगह सेंटीमीटर ले लेना, लेकिन अगर प्रॉपर एसआई में खेलोगे तो न्यूटन पर मीटर इज गोइंग टू बी द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। द डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होने वाला है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहने वाली है। क्यों, सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला वाइज फोर्स होता है mlt - 2 अपॉन नीचे क्या आता है, लेंथ आता है। जब लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो यहां क्या बचेगा, m लेंथ तो है नहीं, L0 t की पावर -2, तो m1 L0 t की पावर -2, m1 L0 t की पावर -2, इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या लिखा है, सरफेस टेंशन एक्ट्स एज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर अ गिवन लिक्विड। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती इसकी, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी, एक्ट्स एज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया। चलो इसको क्लियर करा जाए। अब जरा आगे लेके बढ़ते हैं आपको। तो इलस्ट्रेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, यहाँ पे आपको दरअसल बताया गया है कि ऐसे सरफेस टेंशन के बारे में आपने और कहाँ देखा हुआ है रियल लाइफ में, ठीक है। तो इलस्ट्रेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। तो जरा गौर करिएगा, जो मैंने कहा था ना कि पहली बात तो ये समझ जाओ, पहली बात तो ये समझ जाओ, बाकी तो एग्जाम्पल्स ही हैं बेसिक, ठीक है। बट जरा एक बार ये समझ जाओ, मैंने पहले कहा भी था कि जो ये लिक्विड का सरफेस होता है ना, इट बेसिकली एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। जब इसका बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पिक्चर
लेके रखा गया है। एक लिक्विड का सरफेस था, ठीक है, एक बहुत ही शानदार ब्रिम तक भरा हुआ लिक्विड का सरफेस था। उस पर जैसे आपने जेंटली एक आयरन नीडल को प्लेस करा, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं जो आयरन नीडल यहां पे आके अटका हुआ है ना, तो वहां पे एक छोटा सा डिप्रेशन प्रोड्यूस हो गया जो कि बहुत ही क्लियरली विजिबल है माइक्रोस्कोपिक पिक्चर लेने के बाद। आगे आपको ये वाली बात समझ, तो मैंने कहा था ना कि ये काम करता है लिक्विड सरफेस एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, तो उसका बकायदा पूरा फील के साथ आपको यहां समझ में आ गया होगा। आई पूरी बात समझ? चलो एक काम करो बेटा, जो ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं एक बार जरा उसको पढ़ के देखो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। उसके बाद जो इसमें से बहुत शानदार पॉइंट लगे, जो तुम्हें लगे क्या ये चीज तो पहले नहीं मालूम थी, आज दिमाग अलग चमका है, तो वो कॉमेंट सेक्शन में जाकर के लिख देना, ठीक है। चलो एक काम करो, जल्दी इसको पढ़ो, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। जल्दी करना प्लीज। चलिए फिर, बहुत शानदार, इस चीज को आप लोगों ने देख लिया होगा बहुत जबरदस्त तरह से, ठीक है। तो बस इतनी सी बात होती है कि स्फेरिकल शेप हमेशा ऑक्यूपाई करेगा कोई भी लिक्विड जो कि रेस्ट कंडीशन पर होता है। ये उसका बाय नेचर उसकी प्रॉपर्टी होती है टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, और उस चक्कर में सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं दे बेसिकली फॉर्म आउट सरफेस टेंशन, ठीक है। आगे पूरी बात समझ, तो चलिए अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो आया है बिट्स ऑफ कैम्फर, कपूर, ठीक है। तो द बिट्स ऑफ कैम्फर आर सीन डांसिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब क्या वो सच में नाच रहे होते हैं? ये जो कपूर के जो पीसेस होते हैं, क्या वो सच में नाच रहे होते हैं? नहीं भैया, सच में नाच नहीं रहे होते हैं। इसके पीछे की भी जो प्रॉपर्टी होती है वो सरफेस टेंशन की होती है, ठीक है। आप एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट टाइप ना घर पे भी कर सकते हो। छोटी सी बाल्टी में पानी भर लेना, ठीक है, उस पर ऐसे आप कपूर को अगर डाल देंगे ना, तो यू विल सी कि वहां पे एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनफैक्ट दीज बिट्स फ्लोटिंग ऑन क्लीन सरफेस रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज कैम्फर के पीसेस जो हैं, कैम्फर के जो बिट्स हैं, वो आकर के इसके ऊपर धरा गए, रख गए, ठीक है। वेयर दे आर डिपिंग मतलब जहां पे कैम्फर को आपने प्लेस करके रखा हुआ है। सिंस द शेप ऑफ बीड्स ऑफ कैम्फर इज इरेगुलर, यहाँ पे जो कैम्फर, जो कपूर के जो पीसेस होते हैं, ये क्या एकदम प्लेन क्रिस्टल टाइप है क्या? नहीं, इसका शेप तो इरेगुलर है ना, इसका शेप जो है वो तो इरेगुलर ही है। देयरफॉर अनइक्वल फोर्सेस ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट ऑन देम, ठीक है। अगर एकदम प्लेन, एकदम फ्लैट सरफेस होता तो वहां पे उस हिसाब से काम करता सरफेस टेंशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका जो शेप है वो बहुत ही इरेगुलर होता है, और इरेगुलर शेप होने के कारण सरफेस टेंशन अनइक्वल फोर्सेस काम करते हैं हर जगह पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसका जो मोशन है ना वो बहुत अजीबोगरीब हो जाता है। दैट इज वाई दे मूव हेल्टर स्केल्टर, और अजीबोगरीब मोशन दिखाते हैं इरेटिकली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और फिर हम इस तरह के अजीबोगरीब मोशन को अपन देख के बोलते हैं कि यार ये जो कपूर के पीसेस है वो नाच रहा है। कहाँ पे नाच रहा है? ये सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर नाच रहा है। आया समझ की नहीं आया? चलो ठीक है, अगला फंडा समझ जाओ। ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ऑन कोल्ड वाटर, ठीक है। अच्छा एक बात सुनना, अगर गर्म पानी होता है ना, तो गर्म पानी पे जो तेल को अगर अपन डाल देंगे ना, तो वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स फॉर्म कर लेता है, लेकिन ठंडे पानी पे तेल जो है वो फैल जाता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, जरा गौर करिए। इट में रिमेन एज अ ड्रॉप ऑन हॉट वाटर, मैंने कहा था ना ग्लोब्यूल बना लेगा या फिर ड्रॉप की तरह पे वो सस्टेन कर लेगा ऑन द सर्फेस ऑफ अ हॉट वाटर। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ कोल्ड वाटर। इसका मतलब अगर आप ठंडे पानी की बात करते हैं, ठीक है, तो ठंडे पानी का जो सरफेस टेंशन है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ठंडे पानी के बीच में जो कोहेसिव फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा है, तो उसका जो सरफेस है ना, ठंडे पानी का जो वाटर सरफेस है वो थोड़ा सा ज्यादा इंटैक्ट रहता है। लेकिन जब आप ऑयल को डालेंगे ना, तो ऑयल का जो सरफेस टेंशन है वो ठंडे पानी के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम होता है। मतलब ऑयल के अंदर टेंडेंसी अपने शेप में रहने की थोड़ी कम है एज वन कंपेयर टू कोल्ड वाटर। तो जब टेंडेंसी कम है अपने शेप में रहने की, तो शेप फैलेगा। तो इसलिए ऐसा होता है कि जब तेल को अपन डालते हैं ना ठंडे पानी के ऊपर, तो तेल जो होता है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हम कहते हैं कि अरे फैल गया, ये तो तेल कहां फैल गया? ठंडे पानी के सरफेस के ऊपर। लेकिन अगर आप इसे गर्म पानी से कंपेयर करेंगे, तो गर्म पानी का जो खुद का सरफेस टेंशन है वो कम है। देखो हुआ क्या है, अगर गर्म पानी है ना, तो उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो थोड़े से कम हो गए। टेम्परेचर के बढ़ने से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़े से कम हो जाते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में गिरावट आ जाती है। आया समझ? अगर गर्म पानी है तो वहां के जो गर्म पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने पास नहीं है, वो थोड़ा दूर है, बिकॉज हर मॉलिक्यूल के पास ज्यादा अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गई है, तो हर मॉलिक्यूल जो है ना वो एक दूसरे से दूर जा रहा है। अगर गर्म पानी में हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो आप सिंपल सी बात ये कह सकते हैं
कि वहां पे कोहेसिव फोर्स की मात्रा कम हो गई है। अब जब कोहेसिव फोर्स वहां पे कम हो गया है, इसका मतलब सरफेस टेंशन कम हो गया है। तो गर्म पानी का सरफेस टेंशन कम होता है। अब यहां पे जब ऑयल को मैं डालूंगा ना, तो गर्म पानी के रिस्पेक्ट में अगर चेक किया जाए तो ऑयल का सरफेस टेंशन ज्यादा है। तो ऑयल के अंदर टेंडेंसी ज्यादा है, कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है अपने मॉलिक्यूल्स को पास पास चिपका के रखने की। तो इसलिए जब ऑयल को अपन ड्रॉप करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अ हॉट वाटर, तो वो जो ऑयल है, सिंस उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है एज वन कंपेयर टू गर्म पानी, तो वो जो ऑयल है वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स फॉर्म कर लेता है। आगे इतनी पूरी बात समझ में? पक्का श्योर हो? ठीक है, तो यही वाली कहानी होती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ कोल्ड वाटर। लेकिन अगर कंपेयर करें सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल व्हेन कंपेयर टू हॉट वाटर, तो ऑयल का सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एंड मोर देन दैट ऑफ हॉट वाटर। आगे पूरी बात समझ में? पक्का। तो एक काम करो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कहानी को यहीं से आगे बढ़ाना है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो ठीक है, डन। ये वाला पूरा फंडा समझ में आ गया। चले आगे बढ़ते अब। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अब आ रहे हैं अपन मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन के ऊपर, और इसके अंदर इस तरह की बातें होनी है जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका था मॉलिक्यूलर रेंज को डिस्क्राइब करने के टाइम पर, लेकिन यहां पर उसको और ज्यादा डेप्थ में देखना स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है। तो चलिए आ जाए, बिल्कुल बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि हमारे पास एक हमने कंटेनर ले लिया, ये लिया हम लोगों ने एक कंटेनर, और इसके अंदर भरा हो कोई सा लिक्विड, इसके अंदर कोई सा भी लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर कोई सा भी लिक्विड जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि सरफेस फिल्म क्या होता है बेटा, टॉप से एक पट्टी जिसकी जो विड्थ होती है वो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होती है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जहां तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंसिडरेबल हो, मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कंसिडरेबल हो। अगर सेपरेशन डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज्यादा बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो वहां पे कोई खास फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर एक मॉलिक्यूल यहां पर है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर एक मॉलिक्यूल यहां पर है, तो जब हम बनाएंगे इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो ये रहेगा इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा बेटा, जरा गौर करना, जितना फोर्स ऊपर से लगेगा उतना ही फोर्स नीचे से लगेगा, ठीक है। जितना फोर्स राइट से लगना है उतना ही फोर्स लेफ्ट से लगना है, ठीक है। जितना ही फोर्स ऊपर वाला मॉलिक्यूल यहां से लगाएगा उतना ही फोर्स से नीचे वाला मॉलिक्यूल यहां खींच लेगा। जितने फोर्स से एक फोर्स यहां लगेगा उतने ही फोर्स से यहां पे ये खिंचा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जिस कारण से होगा क्या कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। सेंट्रल मॉलिक्यूल को इसने ऊपर खींचा, इसने नीचे खींचा, सेंट्रल वाले को यहां खींचेगा, उसके बाद ये वाला इसको यहां खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा नीचे की तरफ, ये वाला खींचेगा यहां, ये वाला खींचेगा यहां। तो इस वाले पार्टिकल के ऊपर या इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर बेटा जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां मैं लिख दूं उस पे कि नेट फोर्स इज 0, इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा बेटा, 0। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इतना पूरा क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। अब जरा कहानी में जरा इसका एक अलग मॉलिक्यूल देखते हुए चलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर रेंज कितना होगा, अरे भैया जितना भी होगा पर मॉलिक्यूलर रेंज पे काम तो करना पड़ेगा अपने को। तो अपन मान लेते हैं कि ठीक है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर मैंने यहाँ पे एक पट्टी ले ली है, मैंने मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर यहां पर एक पट्टी लेके रख लिया, ठीक है। और ऑब्वियसली ये इमेजिनरी होगा। ये कैसा होगा बेटा, ऑब्वियसली ये इमेजिनरी होगा, ठीक है। एक इमेजिनरी पट्टी अपन ने मान ली, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इसकी जो विड्थ होगी ना वो किसके बराबर होगी, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं ऑन द लोअर बॉटम ऑफ दी सरफेस फिल्म, ठीक है। जब इसका मैं बनाऊंगा ना पूरा ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो ये ऐसा बनेगा। तो यहां पर भी क्या होने वाला, अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। इसके ऊपर भी नेट फोर्स कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, बिकॉज यहां पर भी लिक्विड का मॉलिक्यूल हर तरफ से खींचेगा उसको,
ऊपर वाला ऊपर खींचेगा, नीचे वाला यहाँ खींचेगा, ये वाला यहाँ खींचेगा, ये वाला यहाँ, डायगोनल्स वाले भी खींचेंगे और फोर्सेस को कैंसिल आउट करवा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो कार्यक्रम होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखो ये फोर्स गया ऊपर, ये फोर्स गया नीचे, निपट गया, ये फोर्स गया यहाँ, ये फोर्स गया यहाँ, निपट गया, ये फोर्स यहाँ गया, ये फोर्स यहाँ गया, ये फोर्स यहाँ गया, ये फोर्स यहाँ गया। ठीक है, नेट पूरा कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अब मैं जैसे जैसे ऊपर बढ़ूंगा तो ऐसा नहीं होगा, कुछ अलग कहानी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, मान ले एक मॉलिक्यूल अपन ने पकड़ लिया है यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल अपन ने पकड़ लिया यहाँ पे। ठीक है, जब इसका हम बनाएंगे ना बाकायदा से पूरा का पूरा सरफेस फिल्म, तो इसका सरफेस फिल्म कैसा बनने वाला है, कुछ इस तरह। इसका सरफेस फिल्म बनने वाला है कुछ इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब जरा गौर करना, यहां पर मॉलिक्यूल्स कैसे खींचेंगे, इसको एक मॉलिक्यूल खींचेगा यहां पर, इसको एक मॉलिक्यूल खींचेगा यहां पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक मॉलिक्यूल नीचे खींचेगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ खींचेगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ खींचेगा। अच्छा, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है ना भाई, ऊपर क्या है, एयर के पार्टिकल्स होंगे ऊपर, तो ऊपर लिक्विड वाला इतना शानदार फोर्स थोड़ी काम कर पाएगा। तो वैसे है तो ये पूरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ही इमेजिनरी। सही जा रहे हैं, सटीक जा रहे हैं। अब जरा गौर करना क्या होने वाला है, यहाँ पे एक यहां पे आ गया, एक पार्टिकल यहां पे आ गया। ठीक है, अब जरा फोर्सेस पे गौर फरमाइएगा बेटा। कहां गौर फरमाइएगा, फोर्सेस के ऊपर। इस वाले को यहां खींचा, इस वाले को यहां खींचा, तो इन दोनों का पेयर ऑफ फोर्स तो कैंसिल हो चुका है। उसके बाद एक फोर्स ने यहां खींचा, लेकिन इसको कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। एक फोर्स ने यहां खींचा, लेकिन इसको कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। और एक पार्टिकल ने यहां पे खींचा, लेकिन इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहां ऊपर की तरफ कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। ये जो मॉलिक्यूल है वो जरा साइड में खींच रहा है, और ये जो मॉलिक्यूल है वो जरा साइड में खींच रहा है। ठीक है, तो आप इसको देख करके कह सकते हैं कि यहां पर जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, क्या बोल दूंगा मैं इसको, कि यहां पर जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। तो मैं पार्टिकल्स का नाम रख दूं क्या, अगर हम चलें इसके हिसाब से, किसके हिसाब से बेटा, इसके हिसाब से, तो ए था, बी था, सी था। ठीक है, मैंने तो 3-4 पार्टिकल ले लिए, ए वाला, बी वाला आधा इमर्स्ड है और सी वाला वैसा होने वाला है। ठीक है, ये था ए वाला, ये बी वाला था, और फिर जो सी बनेगा ना वो क्या बनेगा, ये तो मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल बता दिया कि अगर ये सरफेस फिल्म के बॉटम पे होगा तो इसका हाल बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा इसका हाल हुआ था। ठीक है, नेट फोर्स 0, इस पर भी नेट फोर्स 0। ठीक है, लेकिन अब इसकी बात करेंगे बी वाले की और फिर सी वाले की बात कर लेंगे। ठीक है, तो जब सी वाले की बात करेंगे तो ये रोज को यहां पर रख देते हैं, इसको यहां रख दिया अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब बनेगा इसका बाकायदा से सरफेस फिल्म, अब बनेगा इसका बाकायदा से क्या, सरफेस फिल्म। तो सरफेस फिल्म इसका जरा बनाया जाए। अब देख लो बेटा, ये बना इसका सरफेस फिल्म। अब इसका क्या होता है बेटा, इसका आधा जो सेमी सर्कल नीचे वाला है ना वो पूरे सरफेस फिल्म को के बॉटम को टच कर रहा है, और इसका जो ऊपर का सेमी सर्कल है, अपर हाफ ऑफ द सेमी सर्कल जो है ना वो बिल्कुल हवा में जा रहा है, बिल्कुल हवा में जा रहा है। ठीक है, तो अब जरा गौर करें, ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन जो है ऊपर वाला वो कैसा है, इमेजिनरी। ऑब्वियसली ये जो ऊपर का पोर्शन है वो कैसा हो जाएगा बेटा, इमेजिनरी। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, सटीक। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक पार्टिकल लिक्विड का यहां से खींचेगा, एक पार्टिकल लिक्विड का यहां से खींचेगा, एक यहां खींचेगा, एक यहां खींचेगा, एक यहां खींचेगा। ठीक है, फोर्सेस कैसे डेवलप करवाएंगे अपन, देखो इस पे फोर्स यहां लगा और इस वाले पे फोर्स यहां लगा, इस पे फोर्स यहां लगा, इस पे फोर्स यहां लगा, और इस पे फोर्स कहां लग गया, नीचे की तरफ लग गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, इसका जो ऊपर वाला सरफेस है वहां पे कोई मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है जो कि खींचे इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर आप ना यहाँ की बात करें नेट फोर्स 0, अगर आप इस पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, फोर्स 0। फोर्स मतलब नेट फोर्स जो है वो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 0। लेकिन आप इस पे अगर बात करेंगे तो इस पे नेट डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा। मान ले 100 न्यूटन नीचे और 20 न्यूटन ऊपर, मान ले फॉर एग्जांपल कि 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, 20 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना बच गया, 80 न्यूटन। वो कहां बचेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो बी वाले पे ऐसा हो रहा है। और सी वाले पे क्या हो रहा है बेटा, सी वाले पे तो जो भी फोर्सेस हैं वो सारे के सारे नेट रिजल्टेड फोर्स डाउनवर्ड्स ही हैं। नीचे वाले फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए 1 न्यूटन का फोर्स ऊपर नहीं लग रहा,
आगे पूरी बात समझ। तो लॉजिक क्या बैठता है कि यहाँ पे नेट फोर्स 0, यहाँ पर नेट फोर्स 0। जैसे आप सरफेस फिल्म में हल्का सा ऊपर बढ़ेंगे ना, तो मॉलिक्यूल्स के पास थोड़ी सी एनर्जी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा नेट फोर्स आना डेवलप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर नीचे कितना लग रहा है नेट फोर्स 100 न्यूटन का, ऊपर लग रहा है 20 न्यूटन का। तो कट पिट के आंसर अभी कितना आया, 100 से कम आया, मतलब 80 न्यूटन आया, बिकॉज 100 नीचे 20 ऊपर, तो 80 बचा। लेकिन अगर आप इस वाले मॉलिक्यूल की बात करेंगे जो एग्जैक्टली सरफेस फिल्म के टॉप पे आ रहा है, जो एग्जैक्टली सरफेस फिल्म के टॉप पे आ रहा है, अगर आप इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इस पे सिर्फ 100 न्यूटन लग रहा है नीचे की तरफ, और उसको कैंसिल आउट करने के लिए 1 न्यूटन का भी फोर्स ऊपर की तरफ काम नहीं कर रहा है। तो इस वाली बॉडी पे नेट डाउनवर्ड फोर्स 100 हो गया, इस वाली बॉडी पे नेट डाउनवर्ड फोर्स 80 था। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे ज्यादा जो नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर लग रहा है जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, आया समझ के नहीं आया, चलो ठीक है, ओके डन। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन सी इज ग्रेटर देन द नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन बी। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे शब्दों में, नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल, नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, सी वाला मॉलिक्यूल, नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल सी इज ग्रेटर व्हेन कंपेयर टू द नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल बी। ठीक है, इज ग्रेटर व्हेन कंपेयर टू, इज ग्रेटर व्हेन कंपेयर्ड टू नेट मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स ऑन बी। ये वाली पूरी कहानी मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो ओके डन। अब एक काम करो बेटा, इसका पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो कंप्लीट, उसके बाद फिर मैं कहानी को यहीं से आगे बढ़ाता हूँ। हो गया इसका स्क्रीनशॉट, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, तो अब जरा कहानी को यहां से देख लिया जाए, किन किन टर्म्स के भाषा में बात की जा रही है यहाँ पे। तो लेट KLMN बी द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट इन अ ट्रो, मतलब एक सेटअप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे KLMN जिसको बोला जा रहा है ना बेटा, वो नामकरण अपन किससे करें, इससे करते हैं KLMN। ठीक है, तो जहां पे एक बात तो श्योर है कि KN हो गया, ये LM हो गया, KN हो गया या L से लेकर के M हो गया, दिस इज बेसिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, दिस इज बेसिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। आगे पूरी बात समझ में, ठीक है, बिकॉज सरफेस फिल्म की जो विड्थ होती है ना, वो वैसे भी किसके बराबर होती है, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। ठीक है, चलो ओके डन। तो K मतलब K से N हो गया, या L से M हो गया, या L से M हो गया, दिस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज, दिस इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडर 3 मॉलिक्यूल्स A, B एंड C। ठीक है, A वाला कंप्लीटली इनसाइड है, B वाला पार्शियली, और C वाला तो मतलब सरफेस पे ही लाई कर रहा है। तो वही लिखा है A इज वेल इनसाइड द लिक्विड, B लाइज इन द सरफेस फिल्म। ठीक है, B वाला जो है ना, देखो भैया सरफेस फिल्म क्या होती है, ये पूरा जो है, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर रेंज तक की जो दूरी है ना, मतलब ये यहाँ पे मत देखो, उसको यहाँ देख लो, वुड बी बेटर। ये जो पूरा है ना KN, वो है तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर रेंज, और ये जो पूरी पट्टी बन रही है वो पूरी सरफेस फिल्म है। तो ये सरफेस फिल्म के अंदर ही तो आ रहा है ना ये B वाला मॉलिक्यूल, ये सरफेस फिल्म के अंदर ही आ रहा है, ये सरफेस फिल्म के टॉप पे आ रहा है, और ये तो आ रहा है भैया सरफेस फिल्म के बॉटम पे। ये कहां पे आ रहा है, सरफेस फिल्म के बॉटम पे आ रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ठीक है, बहुत शानदार। तो यहां पर भी ना इसका भी रिप्रेजेंटेशन यहां पर भी बहुत क्लियरली देके रखा हुआ है। अगर कोई मॉलिक्यूल पूरा पानी के अंदर, नेट फोर्स 0। अगर जैसे मान ले यहाँ पे लाई कर रहा है, तो नीचे तो खींचने वाले फोर्सेस हैं, पर ऊपर वाले फोर्स तो गायब हो गए ना, ऊपर वाले फोर्स तो गायब हो गए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी यहाँ पे। एंड C लाइज एट द टॉप ऑफ द सरफेस फिल्म। ठीक है, C कहाँ पे लाई कर रहा है, एट द टॉप ऑफ द सरफेस फिल्म। तो हो क्या रहा है, सर्कल्स अराउंड ABC रिप्रेजेंट देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आपको यहाँ पर भी दिखा चुका था बाकायदा से। ठीक है, उसके बाद क्या है, द मॉलिक्यूल्स इन द अपर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस exert a resultant upward force
of cohesion and those in the lower half of the sphere of influence exerts a resultant downward force of cohesion। मतलब sphere of influence में जो ऊपर वाले हाफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर फोर्स लगाएंगे और जो लोअर हाफ के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे फोर्स लगाएंगे, जो लोअर हाफ के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे फोर्स लगाएंगे। और ये जो फोर्स है ये फोर्स ऑफ कोहेशन ही तो है, बिकॉज ये सारे ऐसे मान ले यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल दोनों पानी के ही मॉलिक्यूल है ना, ये सारे के सारे पानी के ही मॉलिक्यूल है ना। जब सारे के सारे पानी के ही मॉलिक्यूल हैं तो नेट फोर्स जो आएगा उसको फोर्स ऑफ कोहेशन कहना। क्या बोलोगे उसको? फोर्स ऑफ कोहेशन। ठीक है, चले ओके डन। ओके 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 ऑन द मॉलिक्यूल एट द सेंटर मॉलिक्यूल के सेंटर पे ये सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे जो थ्योरी लिखी हुई है ना उसको बहुत बेहतरीन तरह से डायग्राम के अंदर भी एक्सप्लेन करके रख दिया गया है। तो एक काम करें, पहले आप इस थ्योरी का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी करिएगा बेटा, पहले आप इस थ्योरी का स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया, चलो बहुत शानदार, क्लियर करूं उसको। अब उसके बाद वही उस पूरे सेटअप के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ था उसका हल्का सा ब्रॉड व्यू आपको यहाँ पे दिखा के रख दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए कोई पानी के अंदर पूरा मॉलिक्यूल है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद इसके ऊपर भी नेट फोर्स कितना हो गया? 0। लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहा है, नीचे तो खींचने वाले मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन ऊपर खींचने वाले मॉलिक्यूल्स कम पड़ गए, जिसकी वजह से ऊपर का फोर्स कम पड़ गया। तो बॉडी पर जो नेट फोर्स बचेगा रिजल्टेंट वो बचेगा नीचे की तरफ। तो वही लिखा हुआ है फोर्स F डायरेक्टेड एट द इंटीरियर ऑफ द मीडियम के अंदर खींच करके लाएगा इस पार्टिकल को, इस मॉलिक्यूल को। आ गया पूरा समझ? तो एक काम करो, इस बड़े से डायग्राम का भी एक बहुत शानदार सा सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। बहुत बढ़िया, डन डन डन। ये वाला केस तो अपना पूरा क्लियर है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़े। थ्योरी में क्या क्या चीजें बोली गई हैं। सिंस द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए लाइज इनसाइड द लिक्विड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द अपर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज सेम एज दैट इन इट्स लोअर हाफ। मतलब ए वाले के लिए जितने मॉलिक्यूल्स लोअर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाई करेंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स अपर हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाई करेंगे, जिस वजह से ए के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। बाकायदा से यहाँ पे लिख दिया था आप लोगों के लिए। अब इसी चीज को इंग्लिश में यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट भी करके रख दिया है। ठीक है, ए लाइज इनसाइड द लिक्विड देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां पे? जितने अपर हाफ में है। किसके अपर हाफ में? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस SOI। ठीक है, इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स लोअर हाफ। ओके, जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे उतने मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे। देयरफॉर द रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स ऑफ कोहेशन ऑन मॉलिक्यूल ए इज बैलेंस्ड बाय द रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ कोहेशन ऑन इट। जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, बैलेंस हो गया, नेट फोर्स आ गया 0। ठीक है, आर बैलेंस्ड। हाँ, तो देयरफॉर रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स और रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कोहेशन ऑन द मॉलिक्यूल ए कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, द मॉलिक्यूल ए हैज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज अट्रैक्शन में है। इफ समथिंग इज अंडर अट्रैक्शन तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है। ठीक है, इट इज सेम फॉर ऑल अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। हर वो मॉलिक्यूल इस सेटअप के अंदर जो कि लिक्विड के अंदर लाई करेगा उस पर नेट फोर्स कितना काम करेगा? 0 ही काम करेगा। ठीक है, चलो ओके डन। उसके बाद क्या है? सिंस द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल बी। अब मॉलिक्यूल बी की बात करते हैं, जो कि इसका मॉलिक्यूल बी का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना वो पार्टली पानी के अंदर लाई कर रहा है और पार्टली पानी के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, चलो ओके डन। तो वही लिखा हुआ है, सिंस द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल बी लाइज पार्टली आउटसाइड द लिक्विड, लाइज पार्टली outside the liquid, the number of molecules attracting molecule B downwards is more than the number of molecules attracting it upwards. Obviously, जितने molecules इस B वाले molecule, जितने particles, ये छोटे छोटे particles, ये छोटे छोटे particles, जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स इस बी वाले मॉलिक्यूल को नीचे खींचने का ट्राई कर रहे हैं उससे कम पार्टिकल्स इस बी वाले मॉलिक्यूल को ऊपर खींचने का ट्राई करेंगे। तो ऊपर कम खिंचाव और नीचे ज्यादा खिंचाव, तो ये बी वाला पार्टिकल नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, बिकॉज नेट रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द मीडियम। आगे पूरी बात समझ? ठीक है, तो वही वाली कहानी लिखी हुई है, बी डाउनवर्ड इज मोर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिंग इट अपवर्ड्स, देयरफॉर देयर इज अ रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स। Therefore there is a resultant downward force। और कौन सा फोर्स है ये बेटा? ये फोर्स ऑफ कोहेशन है। Therefore a resultant downward force of cohesion is acting on the molecule B।
कौन से मॉलिक्यूल की बात चल रही है बेटा? बी वाले मॉलिक्यूल की बात चल रही है, ठीक है। इस बी वाले मॉलिक्यूल पे नेट रिजल्टेंट फोर्स कहां काम करेगा बेटा? डाउनवर्ड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब जरा जो कुछ यहां पे लिखा हुआ है ए और बी के बारे में जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बिकॉज ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम पूरा दिखा चुका था, समझा चुका था, अब इसकी थ्योरी का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो गजब, दिस इज क्लियर, ठीक है। ए और बी वाला मसला पूरा क्लियर हो चुका है। अगले वाले पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सिंस द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल सी। अब मॉलिक्यूल सी की बात कर लो। तो मॉलिक्यूल सी में खास बात क्या है? इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसका जो लोअर हाफ है वो पूरा पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, वो पूरा इस गिवन लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है। लेकिन इसका जो अपर हाफ है, इसका जो अपर हाफ है वो पूरा लिक्विड में तो है ही नहीं, वो पूरा हवा में जा रहा है। कहां पे जा रहा है? हवा में जा रहा है। तो इस सेंट्रल मॉलिक्यूल सी के ऊपर जितने फोर्सेस नीचे काम करेंगे उतने बिल्कुल ऊपर नहीं काम कर रहे हैं। अरे इसमें तो फिर भी यूं था कि 100 न्यूटन नीचे काम कर रहा है, लेकिन 20 कम से कम ऊपर तो काम कर रहा था, तो रिजल्टेंट कितना बच गया? इसका 80 बच गया। लेकिन यहां पे पूरा का पूरा 100 न्यूटन जो है, यहां पर पूरा का पूरा 100 न्यूटन जो है वो नीचे की तरफ ही काम कर रहा है, ऊपर जाने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं। जब ऊपर जाने वाले पूरे फोर्स निपट गए हैं, पूरे गायब हो गए सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा? सी वाला एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल सी, मैं इसको लिख देता हूं, मॉलिक्यूल सी एक्सपीरियंसेस, molecule C experiences maximum resultant downward force, maximum resultant downward force. It's as simple as that. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का श्योर हो? ठीक है, ओके डन। तो यहाँ पे क्या है कि भाई C lies half outside the liquid and hence number of molecules in the lower half of the sphere of influence of C attracting it downward is very large. Obviously lower half के जो molecule हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे पूरी बात समझ में बेटा। lower half के जो molecules हैं इसकी संख्या काफी ज्यादा है और इस वजह से इस पर सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा, अपवर्ड फोर्स काम ही नहीं करेगा। ऊपर है क्या भाई साहब? ऊपर सिर्फ गैसेस है, ओनली गैस और वेपर मॉलिक्यूल्स। यहां पे क्या है? सिर्फ गैस है या वेपर मॉलिक्यूल, तो वो क्या ही खींच लेंगे सी वाले पार्टिकल को। आया समझ की नहीं आया? इन द अपर हाफ ऑफ इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अट्रैक्टिंग इट अपवर्ड्स, बहुत ही कम है ऊपर। तो देयरफॉर देयर इज मैक्सिमम रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स। इसको मैंने वहां पर भी लिख लिया था, आप इसको यहां पर भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। देयरफॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल सी। Thus the free surface of liquid at rest tends to have minimum surface area. अब इस चक्कर में क्या होता है भाई साहब? सरफेस पे ना, अब सरफेस पे क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी है जिस पर मैक्सिमम नेट डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो उसके पास एनर्जी बहुत शानदार आ जाएगी। अब मैंने बताया था आपको पहले भी कि अगर एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाएगी तो इतनी हैवी एनर्जी लेकर के वो जो सरफेस है वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन हर सरफेस ये ट्राई करता है कि वो, हर सिस्टम ये ट्राई करता है, हर सरफेस ये ट्राई करता है कि वो स्टेबल रहे। स्टेबल कब रहेगा? जब कम एनर्जी रहेगी। कम एनर्जी कब रहेगी? जब कम मॉलिक्यूल्स होंगे। और सरफेस पे मॉलिक्यूल्स की मात्रा कम कब होगी बेटा? जब वो सरफेस ही छोटा होगा। आया समझ की नहीं आया? तो सरफेस को छोटा रहना पड़ता है, ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर सरफेस बड़ा होगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। आया समझ की नहीं आया? तो वही वाली बात यहां पे लिखी हुई है। Hence it tries to maintain acquire least surface area. The surface film tends to contract and hence behaves as a stretched membrane. Stretched membrane की तरह बिहेव करता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका था और मैं आपको बकायदा एक डायग्राम भी शो करवा चुका था जहां पे एक नीडल को प्लेस किया था और वो कैसे एकदम डिप आ गया था उस लिक्विड सरफेस के ऊपर, ठीक है। Since for a given volume surface area of a sphere is minimum, the free surface of liquid at rest tries to assume a spherical surface, ठीक है। हमने इस बारे में भी बात करके रख ली है कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया जो होता है ना वो किसका होता है? स्फीयर का होता है। इसलिए लिक्विड ड्रॉप ऑलवेज टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया दैट इज स्फेरिकल शेप। आगे पूरी बात समझ। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, हो गया, हो गया, पूरा क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। चलो बहुत शानदार।
तो ये था हमारे पास सरफेस टेंशन का पूरा लॉजिक। मेरे ख्याल से आपको हर एक बात बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। बस जो कुछ सीखा है आप लोगों ने उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आराम से रेस्ट करके बाद में उसको रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज नहीं करोगे अगर तो लेक्चर में आपने जितना भी टाइम इन्वेस्ट करा है ना वो आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए रिविजन इज द की। आगे पूरी बात समझ। चलिए ठीक है, फिर लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो आप लोगों को प्रोवाइड करता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर कंप्लीट फुल सिलेबस कवरेज, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की क्लासेस विद एंटायर फुल सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।